Hello students, I'm your science teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter heat and temperature. Students, इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं heat के बारे में, temperature के बारे में. So let's start our chapter. Chapter third, heat and temperature. So we will learn some topics in our chapter. First है heat, transfer of heat and temperature. So let's start introduction. हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. बच्चों, कभी आपने नोटिस करा है कि जब आप भागते हैं, रन करते हैं तो आपको गर्मी लगने लगती है? या कभी आपने नोटिस करा है जब अपने पाम्स को आप रब करते हैं तो उसमें से भी हीट निकलती है? ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जब हीट प्रोड्यूस होती है आपके बॉडी में से. बच्चों, जब आपने देखा है जब ग्राइंडर होता है, जो मिक्सर होता है, मिक्सी होती है, जो कोई भी स्पाइसेस को, मसालों को जब वो ग्राइंड करती है तब उसके मेटल ब्लेड्स को टच करेंगे उसके बाद तो आप देखेंगे उसमें से भी हीट प्रोड्यूस होती है. आप ऐसी और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि मेटल शीट होती है, जब हम पहले उसे हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद ही उस पे हैमर किया जाता है, हथौड़ा मारा जाता है और उसकी शेप को चेंज किया जाता है. ऐसे ही बच्चों, सारे एग्जांपल्स के लिए कोई ना कोई वर्क लगा है जिसकी वजह से हीट को प्रोड्यूस किया गया है. बच्चों, इसलिए जब हम कोई ना कोई वर्क करते हैं, हमारी कोई ना कोई हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो सकती है जो प्रोड्यूस होती है, जैसे आपको एग्जांपल्स में गिवन था हीट एनर्जी. बच्चों, हम उस काइंड ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करते हैं कोई भी वर्क करने के लिए. और फिर जो बाकी बची हुई हीट होती है, बट जो बाकी बची हुई एनर्जी होती है आपकी, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. आपने कभी नोटिस करा है कि जब आप देखते हैं कि जो वाटर, उबलता हुआ पानी होता है जिसमें पानी में राइस डले हुए होते हैं, अगर उसके ऊपर आप कंटेनर के ऊपर लिड ढक देते हैं, लिड से उसे कवर कर देते हैं, जब वो पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो वो लिड जो है इसके ऊपर से धीरे धीरे मूव करनी स्टार्ट हो जाती है, हट जाती है. क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी के जो पार्टिकल्स होते हैं उसे स्पेस की जरूरत होती है एक्सपेंड करने के लिए. इसकी वजह से कंटेनर के ऊपर से जो कवर्ड हुई हुई लिड होती है वो हट जाती है. ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है. ऐसे ही हम बर्निंग फ्यूल्स में से हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं. तो अब हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स. We feel cold during winter month because the temperature of surroundings is much lower than our body temperature and our body loses heat due to the surroundings. बच्चों, आप देखते होंगे जब विंटर सीजन आता है, सर्दी का मौसम आता है तो आपको ठंड लगने स्टार्ट हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपका सराउंडिंग्स, अपने आपके आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो लोअर, धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, इसलिए आपको ठंड लगती है. नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हीट. बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हीट होती क्या है? बच्चों, हीट एक तरीके की एनर्जी होती है जो क्या करती है, बॉडी को हॉट बनाती है, गर्म बनाती है. जब आप, कब करते हैं आप हीट, आप कैसे करते हैं, आप हॉट फील करते हैं जैसे आप भागते हैं, अपने पाम्स को रब करते हैं, हथेली को रब करते हैं, तो आप हीट प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में से. बच्चों, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो तो आप अपने काम में ले लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, मगर कुछ एनर्जी जो होती है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है हीट में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हीट को प्रोड्यूस करती है. फिर जो हीट प्रोड्यूस करती है वो सराउंडिंग्स में चली जाती है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी. अब ये हीट एनर्जी किस किस चीजों में ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है? जो हीट एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है बच्चों एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म्स में. बच्चों, जो एनर्जी होती है ना ही हम उसे बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं कुछ. फर्स्ट है थर्मल पावर स्टेशन का. थर्मल पावर स्टेशन में जो हीट एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जाती है कोयले को जला के, बर्निंग कोल करके, जो सारी फिर वो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है फिर उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे वो स्टीम, थर्मल पावर स्टेशन है वो चलता है. नेक्स्ट हम लेते हैं स्टीम इंजन का एग्जांपल. जो हीट एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है एक मैकेनिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से स्टीम इंजन चलता है. नेक्स्ट ऐसे हम ले सकते हैं और भी एनर्जीज के एग्जांपल्स जो ट्रांसफॉर्म होते हैं हीट एनर्जी से डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स में. मगर बच्चों, कुछ ऐसी एनर्जी फॉर्म्स भी हैं जो वापस हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं. जैसे आप देखते होंगे वर्किंग ऑफ एन आयरन. जो आयरन का आप यूज करते हैं वो, या गीजर का यूज करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का आप यूज करते हैं, जैसे हीटर हो गया, उसमें क्या होता है, पहले वो क्या करता है, आप स्विच उसका ऑन करते हैं तो उसके अंदर सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से आप अच्छे से अपने क्लोथ्स पे आयरन कर सकते हैं. नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जो अब आप पाम्स को रब करते हैं, हथेली को रगड़ते हैं तो वो वार्म हो जाती है, जिसकी वजह से, मतलब जब आप रब कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में मस्कुलर एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पाम में आके हीट एनर्जी में. इसी तरीके से कुछ एनर्जीज जो होती हैं वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और कुछ एनर्जीज जो होती हैं हीट एनर्जीज से दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट होती हैं. ये आपको कुछ इमेजेस गिवन है, इलेक्ट्रिक आयरन की, गीजर की, रूम हीटर की. ये सारे डिवाइसेस होते हैं जो वर्क करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी पे. तो बच्चों, अब कुछ प्लेसेस पे देखते हैं जो फॉर्मेशन होता है हीट एनर्जी का वो इंटरमीडिएट ट्री होता है.
मीन्स दो एनर्जी का फॉर्म होता है, उसके बीच में आपकी हीट एनर्जी बनती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं उसकी, जैसे आप इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जांपल लेते हैं। आपके रूम में इलेक्ट्रिक बल्ब होगा, आप उसे देख रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, सबसे पहले बल्ब क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक स्विच आप जब ऑन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी उस बल्ब में आती है। फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो गर्म हो जाता है, उसका फिलामेंट। फिर आप देखते होंगे फिर वो क्या होता है, ग्लो करने लगता है, जल जाता है, लाइट अप हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि अब वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में। तो इसमें तीन एनर्जी का यूज किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में, एंड हीट एनर्जी देन कन्वर्ट हुई लाइट एनर्जी में। तो इसमें हमारी हीट क्या है, इंटरमीडिएट का काम कर रही है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक ऑन बिट्स एंड बाइट्स। अब हम बिट्स एंड बाइट्स देखते हैं। The first steam engine invented by James Watt was based on the principle of transformation of heat energy into mechanical energy। जो हमारा फर्स्ट स्टीम इंजन था वो जेम्स वॉट ने इन्वेंट करा था। उन्होंने ये प्रिंसिपल बनाया था कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे हम स्टीम इंजन को चला सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हमारा हीट एनर्जी इंटरमीडिएट का काम करती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपने देखा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी सबसे पहले होती है वो ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है हीट एनर्जी में, फिर वो हीट एनर्जी से ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरीके से आपका हीट इंटरमीडिएट का काम भी करता है। आपका क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट भी होता है हीट एनर्जी, इंटरमीडिएट भी होता है और हमारा एंड प्रोडक्ट भी होता है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारे फिनोमेना दिखेंगे जिसमें आपकी हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हॉट एंड कोल्ड टॉपिक। एज वी नो डैट बच्चों, हम सबको ही पता है हमारी बॉडी क्या करती है, पोजेस करती है हीट एनर्जी। मतलब कि हमारी बॉडी भी तो हॉट होती है, गर्म हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड हमारी बॉडी क्या करती है, हीट एनर्जी लॉस कर देती है, जब तो वो कूल हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अगर अपने डे टू डे लाइफ पे एग्जांपल लें, हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं कि वो गर्म होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे कोल्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं आइसक्रीम का, वो ठंडी होती है। अगर हम चाय का एग्जांपल है, कप ऑफ टी, वो क्या होती है, हॉट होती है, वो गर्म होती है। तो बच्चों आपको कैसे पता चला कि आइसक्रीम ठंडी है और चाय गर्म है? बच्चों कुछ चीजें होती हैं वो तो हम अपने सेंसेस का यूज करके, टच करके पता कर लेते हैं। जैसे वाटर क्या है, वाटर बॉटल में हमने वाटर फिल कर रखा है, वो वाटर कैसा है, कोल्ड है, ल्यूकवार्म है, वार्म है, हॉट है या वेरी हॉट है। तो आप कैसे बताएंगे, तो आप बताएंगे उसे टच करके, बॉटल को टच करके आप बताएंगे कि इसमें कोल्ड वाटर है या हॉट वाटर है। बच्चों जो फील करते हैं हम हॉटनेस या कोल्डनेस किसी भी ऑब्जेक्ट का टच करके, तो वो क्या है, हमेशा हमारे लिए रिलायबल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि वो गर्म है मगर आपको ये तो नहीं पता ना वो कितना गर्म है, या वो ठंडा है तो कितना ठंडा है, बस आप ये बता सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है, तो भी हमारे लिए रिलायबल नहीं होता। इसके लिए हम पहले एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं ये देखने के लिए कि ये रिलायबल है या नहीं है। तो लेट अस सी एन एक्टिविटी फर्स्ट। अब हम एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं। इसका एम है टू फील हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इस एक्टिविटी में हम ये फील करेंगे कि हॉटनेस क्या होती है, कोल्डनेस क्या होती है। इसके लिए कुछ प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। 3 बोल्स की ज़रूरत है आपको। एक हर एक बोल में अलग-अलग वाटर फिल करना है। एक बोल में आइस कोल्ड वाटर फिल करना है, दूसरे में बियरेबल हॉट वाटर। इतना हॉट होना चाहिए वो पानी जिससे बच्चों आपका हाथ नहीं जले। नेक्स्ट आपका ल्यूकवार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी ही लेना है। आपको क्या करना है, धीरे-धीरे आपको वो बॉल में वाटर फिल कर लेना है, हाफ तक कर लेना है। फिर उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड की 1 फिंगर को उस डिफरेंट डिफरेंट बोल में पुट करना है। जब आप पुट करते हैं आइस कोल्ड वाटर में और एक देखेंगे आप हॉट वाटर में, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ए बीकर में और सी बीकर में कौन कौन सा वाटर है। मगर आप जब बात आप देख रहे हैं कि बी और सी को जब डिफरेंशिएट करना है तो आप रिलायबल नहीं हो पा रहे, आप ढंग से उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों में ही गर्म पानी है, मगर कितना गर्म पानी है आप नहीं बता पा रहे। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है, हमारे पास एक कोई मेजरमेंट होना चाहिए जिससे कि हम पता कर पाए कि ये पानी कितना गर्म है या कितना ठंडा है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। थस वी कैन नॉट रिलाई अवर सेंस ऑफ टच। बच्चों हम सिर्फ सेंस ऑफ टच पे ही डिपेंड नहीं रह सकते किसी भी हॉटनेस या कोल्डनेस को चेक करने के लिए। तो हमारे पास कुछ मेजरिंग होनी चाहिए जिससे हम उसकी डिग्री को देख पाए, हॉटनेस या कोल्डनेस को देख पाए बॉडी की। तो हमारे पास क्या रिलायबल मेजर होता है हॉटनेस और कोल्डनेस को देखने का, वो होता है टेम्परेचर। हमें पता होना चाहिए उसका टेम्परेचर, तो हम एक्यूरेट बता सकते हैं कि कितना गर्म है या कितना ठंडा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेम्परेचर है, उसे हम पढ़ते हैं। When heat flows from any object through our body, it appears hot to us। बच्चों आप देखते होंगे जब किसी भी ऑब्जेक्ट से आपकी बॉडी में आती है तो आप गर्म हो जाते हैं। जैसे
अगर आप कोई भी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो वो गर्म चीज़ की जो हॉट पार्टिकल्स हैं वो आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, जिसकी वज़ह से आपका हाथ जल भी सकता है। तो इसी तरीके से क्या है, ये आपका टेम्परेचर बताता है कि उस चीज़ का टेम्परेचर कितना था। बच्चों, जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोल्ड होता है या हॉट होता है, तो आप टेम्परेचर के थ्रू बता सकते हैं कि वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। बच्चों, हम हर बार सेंस का यूज नहीं कर सकते, हमें एब्सोल्यूट बताना पड़ता है उसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या, आपका टेम्परेचर एक ऐसा मेजर होता है जो डिग्री बताता है हॉटनेस और कोल्डनेस की, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कितना गर्म है या कितना ठंडा है। बच्चों, जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म होता है तो वो उसका टेम्परेचर जो होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से हाई होता है। अगर कोई भी चीज़ हमारी बॉडी ठंडी लगती है हमें, तो मतलब कि उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम है, इसलिए वो हमें ठंडी लग रही है। बच्चों, अगर 2 बॉडीज़ का अनइक्वल टेम्परेचर होता है, तो अगर हम उसे आस-पास लाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हीट है, वो फ्लो करती है, जिस बॉडी का हाई टेम्परेचर है, उस बॉडी से वो लोअर टेम्परेचर के पास चली जाती है। जैसे अभी आपने देखा कि कोई आप गरम बर्तन को टच करते हैं, गरम यूटेंसिल को टच करते हैं, तो वो क्या है, आपका हायर टेम्परेचर की बॉडी है। और आपका क्या है, लोअर टेम्परेचर है, तो जल्दी से वो हायर टेम्परेचर के पार्टिकल्स आपके लोअर टेम्परेचर के बॉडी पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। इसी तरीके से जो आपकी फ्लो ऑफ हीट है वो कंटिन्यू रहती है जब तक आपके दोनों बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक आता है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल क्या होता है वो हम देखते हैं। बच्चों, जैसे हम लेंथ को मेजर करने के लिए इंच और सेंटीमीटर का यूज करते हैं, वैसे ही हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल का यूज करते हैं। ये इसका स्केल होता है। बच्चों, हम अपने डिस्क्रिप्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम टेम्परेचर के स्केल को डिफाइन करते हैं। बच्चों, हम 2 रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं और उस 2 रेफरेंस टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो उसका टेम्परेचर बताता है। और उसके अंदर के जो बीच के 2 टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होते हैं उसके सर्टेन डिविजन्स कहलाते हैं, या हर एक डिवीजन क्या होता है, 1 डिग्री का होता है। बच्चों, जो कॉमनली यूज्ड रेफरेंस टेम्परेचर होते हैं वो कौन से यूज किए जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि जो आइस है वो कितने डिग्री पर मेल्ट कर रही है, और वो जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वो उसका हमारा लोअर हायर हायर पॉइंट डिसाइड किया जाता है। बच्चों, हम 2 कॉमनली यूज स्केल करते हैं। फर्स्ट होता है आपका सेल्सियस, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। बच्चों, थर्ड वन भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे वो होता है केल्विन स्केल। ये सब आप मगर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में तो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, मगर केल्विन स्केल के बारे में आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल क्या होता है? बच्चों, जो ये स्केल है इंडिकेट करा जाता है डिग्री सी से। इसे हम डिग्री सी को रेट करते हैं डिग्री सेल्सियस से। हमने इसका नाम सेल्सियस इसलिए रखा है, इसको ऑनर करने के लिए अंडर सेल्सियस को, और हम इसे डिग्री सेंटीग्रेड भी रेट कर सकते हैं। इस स्केल पे बच्चों, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर का, वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसलिए जो इस पूरे स्केल का सेल्सियस स्केल जो होता है इसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में कितने आपके डिविजन्स आ गए, 100 डिग्री के डिविजन्स आ गए। ये इस तरीके से आपका सेल्सियस स्केल होता है। नेक्स्ट आता है आपका फ़ारेनहाइट स्केल। बच्चों, जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो इंडिकेट करा जाता है डिग्री एफ से, जिसे हम कहते हैं, रीड करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चों, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो 32 डिग्री एफ लिया जाता है, फ़ारेनहाइट लिया जाता है। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर का वो लिया जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसके बीच में कितने टेम्परेचर्स आ गए आपके, 180 डिग्री के डिविजन्स आ गए। इसी तरीके से आपके सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के डिविजन्स किए जाते हैं। ये स्केल्स आपको इमेज में गिवन है। फर्स्ट है सेल्सियस स्केल, नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट स्केल। बच्चों, हम इन दोनों टेम्परेचर को, जैसे आपको सेल्सियस स्केल पता है, मगर आपको पता करना है कि ये फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा, तो इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसका हमारा कन्वर्जन फ़ॉर्मूला होता है, वो हम देखते हैं। Two simple equations given below will help us to convert one temperature scale into another. ये बच्चों आपके 2 फॉर्मूलाज गिवन है। अगर आपको सेल्सियस का टेम्परेचर पता है और आपको उसे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो भी आपके सेल्सियस का टेम्परेचर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से, फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसे ऐड कर देंगे उसमें 32 में। तो ये आपका टेम्परेचर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। बच्चों, मगर आपका टेम्परेचर अगर आपको फ़ारेनहाइट में गिवन है, आपको सेल्सियस में निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? जो भी टेम्परेचर आपका फ़ारेनहाइट में गिवन है उसमें से आपको 32 को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर भी जो आंसर आएगा फिर आपको उसे मल्टीप्लाई करना है 5/9 से। बच्चों, इस तरीके से आपके टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएंगे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब हम कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं ये कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, कन्वर्ट 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 86 जो डिग्री फ़ारेनहाइट है उसमें से 32 को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो आपका आंसर आया 54 उसे मल्टीप्लाई करना है आपको 5/9 से, फिर आपका जो आंसर आएगा वो आपका सेंटीग्रेड में निकलेगा। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है,
The temperature during a hot day in Delhi was 45 डिग्री सेंटीग्रेड. एक्सप्रेस दिस टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट. बच्चों, आपको बताया गया है इस एग्जाम्पल में जो दिल्ली का दिन का टेम्परेचर है वो बहुत गर्म है. दिल्ली उस समय डे टाइम में टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक है. मगर आपसे हमने पूछा है कि आप इसका टेम्परेचर हमें फ़ारेनहाइट में बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो डिग्री का टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दे रखा है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से. जो आपका आंसर आया है 81, उसे आप ऐड करेंगे 32 में. फिर जो आपका आंसर आया 113, वो आपका आंसर होगा फ़ारेनहाइट में. इस तरीके से ये आपके दोनों फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ किए जाते हैं टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर. अब हमें पता चल गया कि हमारे पास एक यूनिट होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, जिसकी वजह से अब हम किसी भी चीज़ की वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है वो पता कर सकते हैं. मगर उसके लिए हमारे पास कोई वो तो होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट. तो वो कौन-सा इंस्ट्रूमेंट होता है, कौन-सा डिवाइस होता है जिससे हम अपने टेम्परेचर को मेज़र कर पाते हैं, उसे हम कहते हैं थर्मामीटर. बच्चों बच्चों बहुत सारे जो थर्मामीटर्स होते हैं उसमें मेटालिक बल्ब होता है. वो उस मेटालिक बल्ब में एक लिक्विड फिल्ड रहता है और एक ग्लास ट्यूब होती है जिसे हम स्टेम कहते हैं. मेटालिक बल्ब आगे होता है और पूरी स्टेम जो होती है उसकी वो किसकी होती है? ग्लास की होती है. जो स्टेम होती है एनक्लोज रहती है. उसके अंदर बहुत पतली सी कैपिलरी ट्यूब होती है. उस कैपिलरी ट्यूब बिल्कुल वैक्यूम होती है, उसमें कोई भी एयर नहीं होती. जब भी क्या होता है टेम्परेचर राइज होता है तो फिर वो क्या होता है बल्ब का जो लिक्विड होता है वो एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे कैपिलरी ट्यूब तक आगे बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाता है. फिर हम वो जहाँ पे जाके रुकता है हम उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं. इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि उस चीज़ का टेम्परेचर कितना है. बच्चों अब आके हम पढ़ते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में. क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? जो हम अपने ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर की हेल्प से करते हैं. बच्चों जो इसकी मार्किंग होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होती है और 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है. अगर आपका ह्यूमन बीइंग का हेल्दी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड. बच्चों जो भी अगर आप ठीक है, बिल्कुल हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. जो क्लिनिकल थर्मामीटर है आप जिस इमेज में देख रहे हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है जो आपका मेजर करता है आपकी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर. उसके आगे जो किंग होती है और बॉटम में क्या होती है कैपिलरी अटैच रहती है. जो किंग होती है वो क्या होती है एक जगह अटैच रहती है. उससे बिलो 37 से बिलो आपका टेम्परेचर नहीं जाएगा. वो हमारा मिनिमम टेम्परेचर होता है. और उस लिक्विड की बॉल में क्या होता है हमारा एक लिक्विड फिल्ड रहता है. वो क्या करता है जो लिक्विड फिल्ड रहता है क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी होता है. वो मरकरी क्या होता है थर्मोमेट्रिक लिक्विड कहते हैं. वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर और फिर वो धीरे धीरे एक्सपेंड करता है हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और वो कैपिलरी ट्यूब के थ्रू वो मूव करता है. बच्चों जो हमने मरकरी को ही यूज क्यों करा थर्मोमेट्रिक लिक्विड के लिए? हमने इसलिए यूज करा जो मरकरी कम से कम वो -39 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले सकता है और अबव 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ले सकता है. बच्चों सेकंड रीजन इसलिए हमने मरकरी को चूज करा क्योंकि मरकरी क्या है गुड कंडक्टर है हीट का. वो जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जल्दी से टेम्परेचर बता देता है. और थर्ड हमने इसलिए लिया क्योंकि मरकरी क्या होता है विजिबल होता है. जब आप देखते होंगे थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर तो उसमें जो लाइन है वो मूव करती हुई नजर आती है. वो मरकरी ही होता है. बच्चों आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर भी यूज किए जा रहे हैं. डिजिटल थर्मामीटर क्या होते हैं बच्चों? ये ग्लास या मरकरी के बने हुए नहीं होते बल्कि इसमें न्यूमेरिकल डायल आता है. ये न्यूमेरिकल में नंबर आपको बताते हैं. नेक्स्ट आपका थर्मामीटर बच्चों लैबोरेटरी थर्मामीटर होता है. ये लैब में यूज किया जाता है. की मार्किंग जो स्टार्ट होती है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है. इसमें किंक बल्ब वगैरह कुछ नहीं होता, मरकरी नहीं होता. एक होता है अल्कोहल थर्मामीटर. वो क्या हो करता है कम से कम टेम्परेचर भी मेजर कर सकता है. कितनी सेकंड की ठंडी चीज हो वो अल्कोहल टेम्परेचर मेजर कर लेता है. जैसे अल्कोहल अल्कोहल का सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट होता है जैसे -100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये उसे भी मेजर कर लेता है. और जो हमारा सबसे हाई टेम्परेचर होता है उसे मेजर करने के लिए हम किस थर्मोमीटर का यूज करते हैं? बायोमेटालिक थर्मोमीटर. और ये कहाँ तक की टेम्परेचर को मेजर कर सकता है? बच्चों जो फर्नेस के टेम्परेचर होते हैं उसे भी मेजर कर सकता है. तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ट्राई इट आउट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बच्चों आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको आपको आंसर करने हैं. सो फर्स्ट है आपका व्हाट इज एनर्जी. बच्चों आपको बताना है कि एनर्जी क्या है. अभी हमने पढ़ा एनर्जी क्या होती है. एक एनर्जी एक ऐसी फॉर्म होती है जो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. ना ही इसे हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ये सिर्फ एक कंजर्व्ड फॉर्म है मॉलिक्यूल्स का. नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट. बच्चों हीट से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं? हीट क्या होता है? हीट क्या होती है हमारी? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट डिपेंड्स ऑन दी बॉडी टेम्परेचर. हीट क्या है जो बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और ये एक फॉर्म की एनर्जी होती है. थर्ड है नेम एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का हमारा एसआई यूनिट कौन सी होती है? सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट.
फोर्थ है नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं। विच लिक्विड इज यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मामीटर? क्लिनिकल थर्मामीटर में कौन सा थर्मोमेट्रिक लिक्विड फिल करा जाता है बल्ब में? मर्क्यूरी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस के आप आंसर्स अपने तरीके से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक ट्रांसफर ऑफ हीट। बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि जो हीट है फ्लो करती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, अभी हमने एग्जांपल के थ्रू पढ़ा था। मगर अगर बोथ ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम पहुंच जाता है तो अब कैसे होती है उसकी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं। बच्चों ट्रांसफर जो होता है एनर्जी का वो थ्री टाइप से होता है। फर्स्ट होता है कंडक्शन वे, दूसरा होता है कन्वेक्शन एंड लास्ट होता है रेडिएशन। उन्हीं वेज के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हम एक मॉडल की हेल्प से समझेंगे तीनों वेज के बारे में, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है एंड रेडिएशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको मॉडल गिवन है क्लासरूम का। इसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उनके हाथ में क्या है, बुक्स हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कंडक्शन के बारे में। जब ये स्टूडेंट्स बुक पास कर रहे हैं एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट को, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं रोल किसका, हमारे पार्टिकल्स का। ये पार्टिकल्स क्या है, स्टूडेंट्स हैं, और बुक क्या है यहाँ पे, हीट एनर्जी। ये एक दूसरे को बुक पास कर रहे हैं मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को हीट एनर्जी पास की जा रही है। तो ये आपका हो गया कंडक्शन का इस एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मीन्स होता है अगर कोई बच्चा बीच में से उस बुक को लेके लास्ट में अपने क्लास के डोर के पास चला जाए तो क्या होगा, तो सारी हीट एनर्जी एक ही पार्टिकल के पास चली गई तो वो हमारा कन्वेक्शन हो गया। तो स्टूडेंट थर्ड आता है आपका रेडिएशन। रेडिएशन का मीन्स होता है जब कोई स्टूडेंट, अगर कोई पार्टिकल क्या करता है उस बुक को थ्रू कर देता है वापस जहां से वो आई थी बुक, तो वो क्या होता है हमारा रेडिएशन। मतलब उसे थ्रो बैक करना उस हीट पार्टिकल को जहां से वो आया था, उसे हम रेडिएशन कहते हैं। तो डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है आपका कंडक्शन। बच्चों कंडक्शन एक ऐसा मेथड है ट्रांसफर करता है हीट एनर्जी को टू बॉडीज के बीच में, उन बॉडीज के बीच में जिनका डिफरेंट टेम्परेचर होता है। मगर इसके लिए बॉडीज को कांटेक्ट में रहना जरूरी होता है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए, इसी वजह से कंडक्शन हो पाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, आपने क्या करा, एक एंड से पकड़ा आयरन रॉड को, फिर उसे क्या करा, हीट करना स्टार्ट करा दूसरे एंड से। बाय द हेल्प ऑफ द फ्लेम ऑफ द कैंडल, हमने फ्लेम के ऊपर रखा, धीरे धीरे आप देखेंगे वो आयरन रॉड गर्म होने स्टार्ट करेगी फर्स्ट एंड से और आपके लोअर एंड तक आ जाएगी और फिर आपके हाथ तक भी आ जाती है। इसका मीन्स क्या है, कंडक्शन में जो हीट पार्टिकल्स हैं वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक पास किए जा रहे हैं। बच्चों जो ज्यादातर मेटल में हीट ट्रांसफर की जाती है वो कंडक्शन की हेल्प से ही की जाती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जब हमारा वन एंड होता है रॉड का वो हीट हो जाता है और इसी तरीके से फिर वो सारी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब की जाती है पूरी मेटल रॉड में। इस तरीके से बच्चों इसके थ्रू किया जाता है वाइब्रेशन के थ्रू, ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, इसके थ्रू ये हीट एनर्जी को पास करते हैं वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। बच्चों इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। कि जब हमारी वन पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को हीट एनर्जी पास की जा रही है, व्हेन दे आर इन कांटेक्ट एंड दे आर इन डिफरेंट टेम्परेचर्स दे परफॉर्म द कंडक्शन, वे कंडक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ सी एन एक्टिविटी सेकंड। अब हम एक्टिविटी सेकंड देखते हैं। हमारे इस एक्टिविटी का एम है टू प्रूव दैट हीट ट्रेवल्स इन मेटल्स विया कंडक्शन। बच्चों हमें ये बताना है, हमें ये प्रूव करके बताना है कि जो मेटल है उसमें हमने कहा भी कंडक्शन के थ्रू ही मूवमेंट होता है हीट एनर्जी का। हम ये कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक आयरन रॉड लेनी है, उस आयरन रॉड पे 4 नेल्स यानी 4 किलो को अटैच करना है और नेल्स के ऊपर वैक्स लगी होनी चाहिए। फिर उस आयरन रॉड के नीचे एक कैंडल को लाइट अप करना है, बंद करना है, जलाना है। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे मेटल रॉड गर्म होने स्टार्ट होगी, तो पहले फर्स्ट नेल, फिर सेकंड नेल, थर्ड नेल, फिर लास्ट नेल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस में नेल्स की जो वैक्स है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा हीट एनर्जी कैसे कैसे पास हो रही है वन नेल टू अनदर नेल। इसी तरीके से हमें पता चल जाता है कि मेटल में जो हीट एनर्जी है वो बाय वाइब्रेशन वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल पास की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्टिविटी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो कंडक्शन होता है बच्चों वो ज्यादातर हर मैटर के फॉर्म्स में होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। मगर सॉलिड्स में सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्शन होता है क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली अटैच रहते हैं। आपको पता है सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं और कंडक्शन के लिए तो पैक पार्टिकल्स ही चाहिए होते हैं जो कॉन्टेक्ट में हो। इसलिए सबसे अच्छा जो कंडक्शन होता है वो सॉलिड में होता है। और जो सॉलिड में कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, वाइब्रेशन की वजह से। मगर जो गैस और लिक्विड होते हैं उनकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो कांटेक्ट में नहीं होते, तो इसलिए उसमें कंडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। कॉलिजन और डिफ्यूजन की वजह से थोड़ा बहुत कंडक्शन हो पाता है। बच्चों जो बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो बहुत इजीली कंडक्ट हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं,
कंडक्टर्स मतलब जो आसानी से हीट को सप्लाई करते हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कुछ मेटल्स के हम एग्जांपल ले सकते हैं, सिल्वर, आयरन, कॉपर या गोल्ड। जो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कंडक्ट नहीं करते हीट, जो हीट को ट्रांसफर नहीं करते, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को नहीं देते, वो पुअर और बैड कंडक्टर्स होते हैं। पुअर कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। पुअर कंडक्टर के एग्जांपल ले सकते हैं हम, गैस और लिक्विड। बच्चों ये क्या है? गैस और लिक्विड में हम ले सकते हैं बच्चों कुछ सॉलिड भी होते हैं, जैसे वुड, प्लास्टिक, ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। बच्चों कुछ कॉमन इंसुलेटर्स होते हैं जैसे एस्बेस्टोस, स्ट्रॉ, फेल्ट, सॉडस्ट, ये सारे क्या होते हैं? आपके पुअर कंडक्टर्स होते हैं। बच्चों अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस फूड कंडक्टर्स ऑफ हीट की। फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों, जो भी आप देखते होंगे कुकिंग वेसल जिसमें खाना बनाया जाता है, पकाया जाता है, या बॉयलर्स जो भी होते हैं, वो सारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब क्या करते हैं? हीट जल्दी से गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड जो है इजिली कुक कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा क्लिनिकल थर्मामीटर हम मरकरी का यूज करते हैं। क्यों करते हैं मरकरी का यूज? क्योंकि वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। वो जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कूलिंग कॉइल ऑफ रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर। वो क्या करता है? जैसे कॉपर है, उसके अंदर जो होता है वो इजिली कंडक्ट करता है हीट को। नेक्स्ट आता है जो हॉट वाटर रेडिएटर होता है, उस वो किससे बना होता है? ज्यादातर वो कॉपर से बना होता है। कॉपर एक मेटल है जो हीट एनर्जी को जल्दी से क्या करता है? सप्लाई करता है हॉट वाटर से और उसे कंडक्ट करता है। ये आपके एप्लीकेशन थे गुड कंडक्टर ऑफ हीट के। बच्चों कुछ एप्लीकेशन ये भी हैं जो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बच्चों जो यूटेंसिल्स होते हैं आपने देखा होगा, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो किसके होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं, वुडन के होते हैं या इबोनाइट के होते हैं। वो हम इसके इसलिए बनाते हैं कि जिससे कि जो आपका हीट के पार्टिकल्स है वो प्लास्टिक वुड तक नहीं आ पाए और आपका हाथ नहीं जले। थर्माकोल भी बच्चों एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, उससे हीट पास नहीं होती, इसलिए जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो हम थर्माकोल में ही पैक करते हैं। नेक्स्ट आता है जो आपको हॉट वाटर स्टोरेज टैंक होते हैं या पाइप्स होते हैं, वो भी किस में लाइन किए जाते हैं? क्लोथ में लाइन किए जाते हैं। वो जो कपड़ा होता है, फाइबर ग्लास होता है या एस्बेस्टोस फूल होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने अंदर हीट को ट्रैप कर लेते हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देते। बच्चों नेक्स्ट है जो विंटर्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं जो कॉमन डेली लाइफ का एग्जांपल है आपका। जैसे विंटर्स में आप वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। कपड़े हम इसलिए पहनते हैं, जो हमारी बॉडी की हीट है वो वुलन क्लोथ के अंदर ही रह जाए, वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो, जिससे हमारी बॉडी वार्म रहे और हमें ठंड नहीं लगे। इसलिए ये हमारे वुलन क्लोथ्स भी क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डबल पैंड विंडो। डबल पैंड विंडो वो होती है जी क्या करती है? आपके जो रूम की हीट है वो बाहर नहीं जाने देती है और वो उसे रूम में ही ट्रैप कर लेती है। नेक्स्ट आता है जो आप लेयर्स लगाते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स के ऊपर, वो लेयर्स इसलिए लगाते हैं जिससे कि लॉस ऑफ हीट एनर्जी कम हो और हीट एनर्जी मेंटेन रहे। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं जो टी कॉजी मेड ऑफ a tea cozy made of wool is used to cover a hot pot of tea, especially during winter, as it does not allow the heat of the tea to escape. बच्चों जो आप देखते हैं, जो आपको टी कॉजी होता है वो किससे बना होता है? वूल से बना होता है। एक हॉट पॉट टी का होता है जो विंटर्स के दौरान यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? जो गर्माहट होती है, वार्मनेस होती है, वो हीट टी की वो एस्केप नहीं होने देता, बाहर नहीं निकलने देता, जिससे आपकी चाय गर्म रहती है। नेक्स्ट आप देखते हैं जो बर्ड्स के फैदर्स होते हैं वो उन्हें वार्मनेस प्रोवाइड करवाते हैं, जो उन्हें गर्म रखते हैं। ये कुछ आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, यूटेंसिल्स विद हैंडल्स ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यूटेंसिल्स क्या होते हैं? ये तो गुड कंडक्टर है, मगर जो इनके हैंडल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, वहां तक हीट नहीं पहुंच पाती। तो स्टूडेंट्स लेट्स डू सम ट्राई इट आउट। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्राई इट आउट का, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें हम फिलअप्स करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका एल्यूमिनियम इज अ डैश कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम कैसा कंडक्टर होता है? गुड कंडक्टर होता है। फर्स्ट में हम लिखेंगे गुड। नेक्स्ट है मर्क्यूरी इज अ डैश कंडक्टर ऑफ हीट। मर्क्यूरी कैसा कंडक्टर होता है हीट का? मर्क्यूरी भी गुड कंडक्टर होता है, जो हम क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर कंडक्शन द टू बॉडीज विल बी इन। बच्चों कंडक्शन के लिए दो बॉडीज का कांटेक्ट में होना जरूरी है, इनमें हम फिल करेंगे कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको बच्चों ट्रू और फॉल्स बताना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स। कंडक्शन लिक्विड्स में होता है, नो इट इज फॉल्स। तो स्टूडेंट्स बी है आपका ऑल गैस आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो हमारी सारी गैसेस होती हैं वो गुड कंडक्टर होती है, हीट की बिल्कुल भी नहीं होती, सो बी भी हम लिखेंगे फॉल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कंडक्शन के बारे में। बच्चों कन्वेक्शन भी ऐसा ही प्रोसेस है जब हमारी हीट ट्रांसफॉर्म होती है हॉटर गैसेस से हॉटर रीजन से और कूलर रीजन की तरफ जाती है।
बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसमें हमारा पार्टिकल्स मूव होते हुए हमें नजर आते हैं। जो हीट ट्रांसफर की जाती है लिक्विड्स में और गैसेस में, वे एक्चुअली कन्वेक्शन के द्वारा की जाती है। बच्चों अब ये कन्वेक्शन अकर कैसे होता है, वर्क कैसे करता है? बच्चे जब भी हमारा लिक्विड या गैस हीट होता है तो जो हमारे पार्टिकल्स है वो अपवर्ड मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं और वो वहां पे चले जाते हैं जहाँ पे कूलर पार्टिकल्स की प्लेस होती है। फिर वो दोनों पार्टिकल्स अपनी एक्सचेंज कर लेते हैं पोजीशन। जब वो पार्टिकल्स कूलर पार्टिकल्स जब वो हॉटर पार्टिकल के प्लेस पे आते हैं तो वो भी हॉट हो जाते हैं। इस तरीके से आपके दोनों पार्टिकल्स हॉटर पार्टिकल्स बन जाते हैं, जिसे आपको इमेज गिवन है कन्वेक्शन इन लिक्विड। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वेक्शन का क्या यूज होता है हमारी एवरीडे लाइफ में। हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट है आपका कन्वेक्शन का एग्जांपल सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। बच्चों जो कन्वेक्शन है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं नेचुरल फिनोमिना से। बच्चों जो आपका मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन रहता है कोस्टल रीजन में, वो किसकी हेल्प से रहता है? जहाँ पे समुद्र होता है वो क्या होता है, वहां पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती है, जिसकी वजह से वहां पे कोस्टल रीजन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जो लैंड है या बीच है जिसे हम कह सकते हैं, वहां का जो एयर है वो क्या हो जाती है, हीट हो जाती है बहुत जल्दी डे टाइम में, दिन के समय। जिसकी वजह से क्या होती है, वहां के जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो डे टाइम में मूव करते हैं और वहां पे सी में चले जाते हैं। जिसकी वजह से रात जब होती है, जो फिर वो सी की जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट में आ जाते हैं और रात के समय आपकी सी ब्रीज लैंड ब्रीज होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम अब पढ़ते हैं डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। इनका विंड पैटर्न। बच्चों ड्यूरिंग द डे टाइम के समय जो वार्म एयर है लैंड पे से वो हल्की होती है, वार्म एयर वो क्या चली जाती है एटमॉस्फेयर में चली जाती है और रिप्लेस कर देती है कूलर एयर को सी से। और फिर उसे हम सी ब्रीज कहते हैं, जैसा आपको डायग्राम में शो कर रखा है। नेक्स्ट आता है रात के समय जो वार्म एयर होती है, जो सी की वार्म एयर होती है वो क्या करती है, वो राइज करना स्टार्ट करती है और लैंड के पास आ जाती है। जिसकी वजह से लैंड की एयर क्या हो जाती है, कूलर हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। बच्चों रात के समय लैंड ब्रीज फ्लो करती है और दिन के समय सी ब्रीज फ्लो करती है। इसी तरीके से आपका कोस्टल रीजन का टेम्परेचर मेंटेन होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। along with the sea breeze ordinary thunderstorm are common। बच्चों सी ब्रीज के साथ कुछ थंडर स्टॉर्म्स भी आ जाते हैं जो कि आफ्टरनून यानी दोपहर के समय आते हैं। दीज थंडर स्टॉर्म्स प्रोड्यूस हैवी रेनफॉल, और ये थंडर स्टॉर्म्स कहलाते हैं, अपने साथ बहुत तेज बारिश लाते हैं जिसमें लाइटनिंग भी होती है, बिजली भी कड़कती है और कुछ वाटर स्पाउट्स जो हैं वो मूव कर जाते हैं लोकल एरिया की तरफ। नाउ सी एन एक्टिविटी 3। अब हम एक्टिविटी 3 देखते हैं। इसका हमारा एम क्या है परफॉर्म करने का, टू शो दी प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इन गैसेस। अभी हमने पढ़ा जो कन्वेक्शन है वो गैस और लिक्विड में होती है, तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इसे? हम प्रूव करने के लिए कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स, टू ग्लास चिमनी, कैंडल और इंसेंस स्टिक। वो जो ये सारे मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 ग्लास चिमनी को फिट करना है वुडन बॉक्स के अंदर। फिर जो पेन ग्लास है ये फिट कर दिए हैं हमने वुडन बॉक्स के अंदर। फिर एक जो हमारा चिमनी है, चिमनी ए, उसके नीचे हम कैंडल को फ्लेम करेंगे, उसे बंद करेंगे, जलाएंगे। और दूसरी जो हमारी चिमनी बी है उसके ऊपर हम इंटेंस स्टिक लेके जाएंगे। फिर हम देखेंगे जो इंटेंस स्टिक का स्मोक है वो चिमनी बी से हाथ से जा रहा है, चिमनी ए के राउंड पार्ट से जा रहा है, नीचे से जा रहा है, जिसकी वजह से चिमनी डी से भी क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है। इस तरीके से चिमनी ए और चिमनी बी में क्या हो रहा है, स्मोक का ट्रांसफर हो रहा है और इससे हमें पता चल गया कि कन्वेक्शन हो रहा है। कन्वेक्शन में यही होता है कि हमारे वन पार्टिकल्स मूव करते हैं दूसरे प्लेस की तरफ। तो ये हमारा कॉन्क्लूजन निकल गया है। जो हमने एयर फ्लेम लगाई थी चिमनी ए के नीचे लगाई थी, मगर जो इंटेंस स्टिक थी वो चिमनी बी के पास थी, मगर जो चिमनी बी की स्मोक थी वो चिमनी ए के पास भी चली गई है बाय द कन्वेंशन। ये हमारा कॉन्क्लूजन निकला इस एक्सपेरिमेंट का। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल मानसून विंड का। कन्वेंशन जो होता है बच्चों वो मानसून विंड में भी होता है। जैसे आप देखते हैं मानसून विंड क्या करती है, वो क्यों प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। कहीं पे गर्मी होती है, कहीं पे ठंड होती है। जो आपके लैंड एरियाज है वहां पे गर्मी होती है, ओशन एरियाज पे वहां पे विंड क्या होती है, कूल होती है। इसकी वजह से आपके मानसून विंड्स फ्लो होती हैं। जो आपके हॉटर विंड्स होती है वो अपर लेयर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, जो ओशन विंड्स है वो आपकी लोअर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। इसकी वजह से आपको जो मानसून विंड्स है वो फ्लो करती है। नेक्स्ट आता है आपका विंड्स। बच्चों विंड्स भी क्या होती हैं आपकी, कुछ कन्वेक्शनल करंट्स फ्लो करती हैं एयर में। कुछ पार्ट्स जो होते हैं अर्थ के गर्म होते हैं और कुछ अर्थ के पार्ट्स जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से ये एयर करंट फ्लो करते हैं हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन एंड कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन। बच्चों ये जो विंड्स फ्लो करती हैं उन्हें ही हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। जो आपकी गर्म हवाएं होती हैं वो इक्वेटर से राइज होती हैं और जो आपकी ठंडी हवा होती है वो सदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से राइज होती है, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स। नेक्स्ट आता है आपका वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में क्या होता है बच्चों, आप देखते होंगे कि वेंटिलेशन वही है कि हम एक चीज को ले रहे हैं और दूसरी चीज को छोड़ रहे हैं।
हम क्या करते हैं, जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हम अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो आपका वेंटिलेशन हुआ कि एक गैस को हमने लिया, दूसरे गैस को हमने रिलीज करा। तो ये इस तरीके से आपका वेंटिलेशन होता है। रूम के अंदर भी, रूम के अंदर में क्या होता है, जो आपकी फॉल एयर होती है, खराब हवा होती है, वो बाहर जाती है वेंटिलेटर की हेल्प से, और जो फ्रेश एयर है वो विंडो की हेल्प से वापस अंदर आती है। इसी तरीके से बच्चों आपके किचन में भी चिमनीज लगी होती हैं। जो किचन में जो आपका सारा स्मोक होता है, वो चिमनीज क्या करती हैं, एक्सट्रैक्ट करती हैं, लेती हैं और बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देती हैं, और जो बाहर से आपकी फ्रेश एयर अंदर आती है। ये सब इसलिए आपके वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट लगे रहते हैं किचन्स में। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक आता है रेडिएशन। बच्चों रेडिएशन क्या है, अभी हमने पढ़ा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। बच्चों रेडिएशन में क्या होता है, अभी हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन में देखा कि अलग अलग मीडियम की जरूरत होती है मूवमेंट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को, मगर रेडिएशन में हीट जो ट्रांसफर होती है वो एक मीडियम के थ्रू होती है। इसके लिए हमें एमिशन या ट्रांसमिशन का जरूरत पड़ती है एनर्जी की। ट्रांसमिशन का मीन्स होता है ट्रांसमिट करना, मतलब एक पार्टिकल का मूव करना दूसरे पार्टिकल के जगह पे एक मीडियम के थ्रू, उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ये कैसे ट्रैवल करती है, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। रेडिएशन बच्चों ज्यादातर वेव की थ्रू में ही ट्रैवल करती है। जो हीट होती है सन से जो हमें मिलती है, वो प्रोसेस एक रेडिएशन का, वो कम मिलती है हमें, जो विंटर्स में मिलती है तो हम उससे वार्म फील करते हैं। अगर हम रूम हीटर के पास बैठना पसंद करते हैं, फायर के पास बैठना पसंद करते हैं विंटर सीजन में, क्योंकि उससे क्या मिलती है, हमें हीट मिलती है, और वो क्या एक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। और जो ट्रांसफर होता है हीट का, वो रेडिएशन के लिए इसे कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आपको फायर से आपके बॉडी तक, चाहे आप कितनी दूर बैठे हो, हीट मिल जाती है। इसके बीच में तो आप दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं होता, ना ही कॉन्टेक्ट होता है। तो हीट ट्रांसफर कर दी जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम को विदाउट इन कॉन्टेक्ट, उसे हम रेडिएशन कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेव्स। बच्चों जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएट करते हैं। सबसे पहले वो कम हीट को, जितना उन्हें एब्जॉर्ब करना है उतना वो एब्जॉर्ब करते हैं, और बाकी हीट को वो क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। जो कलर होता है वो ऑब्जेक्ट का, वही फैक्टर डिपेंड करता है रेडिएशन पे कि वो कितना रेडिएशन हमारा एमिट करेगा। सबसे ज्यादा बच्चों जो डार्क कलर्स होते हैं जैसे ब्लैक, वो सबसे ज्यादा हीट को अपने अंदर एब्सॉर्ब करता है देन लाइट कलर्स। इसलिए हम कहते हैं कि विंटर में हमें डार्क कलर्स वेयर करने चाहिए क्योंकि वो हीट को एब्सॉर्ब करते हैं, और समर में हमें लाइट कलर्स वेयर करने चाहिए क्योंकि वो क्या करते हैं, हीट को बिल्कुल फ्लो कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो लाइट कलर्स है, डार्क कलर्स है, वो फैक्टर्स वेरी करता है हमारे रेडिएशन पे। नाउ सी इन एक्टिविटी 4। अब हम एक्टिविटी 4 देखते हैं। हमारे इस एक्टिविटी का एम है तो ऑब्जर्व दैट डार्क कलर्स एब्सॉर्ब मोर हीट। हमें ये देखना है कि जो हमारा डार्क कलर है वो ज्यादा हीट को एब्सॉर्ब करता है। इसके लिए हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। हमें दो कैंस लेनी है, वो सेम साइज की होनी चाहिए। एक कैन को आपको कलर करना है ब्लैक पेंट से, और दूसरे कैन को कलर करना है आपको व्हाइट पेंट से, और दोनों में इक्वल अमाउंट का वाटर फिल करना है। फिर आप उन दोनों कैंस को रख देंगे पूरे दिन में सूरज के नीचे। तो आप देखेंगे कि आप फिर उसके बाद पूरे दिन रखने के बाद उसका दोनों का टेम्परेचर मेजर करेंगे, तो आप देखेंगे जो ब्लैक वाला कैन था उसका जो टेम्परेचर हाई होगा कंपैरिजन टू व्हाइट कैन। इससे आपको पता चल जाएगा जो कलर्स हैं वो भी वेरी करते हैं इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एप्लीकेशंस ऑफ हीट रेडिएशन। इस हीट रेडिएशन के हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस है, क्या एप्लीकेशन है, वो हम पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स होते हैं जो आप विंटर्स में यूज करते हैं, वो पॉलिश हुए रहते हैं मेटालिक सरफेस से, जो हीटिंग कॉइल के नीचे होता है। वो इसलिए होता है जिससे कि जो आपकी हीट है वो बाहर नहीं जाए, बल्कि आपस में रिफ्लेक्ट होकर उस हीटर के अंदर ही रह जाए, जिससे आपकी रूम में हीटिंग बनी रहे। नेक्स्ट आता है जो व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं समर में, बिकॉज ये क्या करते हैं, ज्यादा सन की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे आपकी बॉडी में सन की एनर्जी ट्रैप नहीं हो पाती, आपको गर्मी में गर्मी नहीं लगती, इसलिए लाइट कलर क्लोथ पहनते हैं गर्मियों में। नेक्स्ट आता है जो ब्लैक और डार्क कलर क्लोथ होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हीट को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वार्म बनी रहती है। नेक्स्ट आता है जो आपने देखा होगा कुकिंग वेसल का बेस होता है। आपने देखा कोई भी बर्तन है जो किचन में यूज किया जाता है, उसका जो ज्यादातर बेस होता है वो ब्लैक पेंट किया जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब कर पाता है ब्लैक कलर। इसलिए आपका फूड कम टाइम में ही कुक कर दिया जाता है। इसलिए ज्यादातर हमारे कलर्स भी वैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेव का एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक थर्मोफ्लास्क। बच्चों थर्मोफ्लास्क क्या है, ये बच्चों एक वैक्यूम फ्लास्क होता है, ये थर्मोफ्लास्क है, जिसे हम इंसुलेटिंग स्टोरेज भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, ये वेसल इंक्रीज हो जाता है टाइम टू टाइम ओवर इस कंटेंट ओवर वाटर और कूलर देन दी फ्लास्क सराउंडिंग्स। जब हम इसे गर्म करते हैं, कूल करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये अपने सराउंडिंग्स को एक्सपेंड करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसे हम थर्मोफ्लास्क कहते हैं। बच्चों थर्मोफ्लास्क इन्वेंट करा था सर जेम्स जेवार्ड ने इन 1892 में। बच्चों थर्मोफ्लास्क या वैक्यूम फ्लास्क जिसे हम कहते हैं, इसमें बच्चों दो फ्लास्क होते हैं।
इसमें 2 फ्लास्क ऐसे अटैच रहते हैं, एक फ्लास्क दूसरे के अंदर अटैच रहता है, जो नेक से जॉइन हुआ रहता है। जो इन दोनों फ्लास्क के बीच में गैप होता है, उसमें इवैक्यूएटेड एयर रहती है, फिल वो मतलब कि उसमें वैक्यूम रहता है, कोई भी एयर नहीं रहती, इवैक्यूएटेड रहता है वो। और उसके पास क्या रहता है, एक स्पेलम वैक्यूम होता है। वो क्या करता है, हीट को ट्रांसफर करता है बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। जो आपके थर्मोफ्लास्क है, उसमें कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू ही हीट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ज्यादातर आपकी हीट ट्रांसफर होती है वो थ्रू दी नेक होती है, ओपनिंग दी फ्लास्क। नेक से फ्लास्क के अंदर तक जाती है और यहाँ पे कोई भी वैक्यूम नहीं होता। वैक्यूम फ्लास्क जो होते हैं वो ज्यादातर मेटल ग्लास के बने होते हैं, फोम के बने होते हैं या प्लास्टिक के बने होते हैं। और जो इसकी ओपनिंग होती है वो हम स्टॉप कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉक या स्टॉपर की हेल्प से, या हम पॉलीथाइलिन प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं। जो वैक्यूम फ्लास्क होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं, शिपिंग कंटेनर में यूज किए जाते हैं। ये आपको इमेज गिवन है थर्मोप्लास्ट की। बच्चों ये वैक्यूम फ्लास्क किस लिए काम आते हैं, ये यूज करे जाते हैं मेंटेन करने के लिए किसी भी चीज के टेम्परेचर को। अगर आपको चाहिए कि चीज गर्म की गर्म रहे या ठंडी की ठंडी रहे, तो आप वैक्यूम फ्लास्क या थर्मोफ्लास्क का यूज करते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, जिससे एम्बिएंट टेम्परेचर बना रहता है। ज्यादातर ये डोमेस्टिकली फूड इंडस्ट्री में हेल्प किए जाते हैं, जिससे आपका फूड आइटम कोई भी खराब ना हो, जिसे जो उसे टेम्परेचर की जरूरत है वो मेंटेन में रहे। जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक होती है, कोई भी हॉट फूड आइटम होता है, वो इस थर्मोफ्लास्क के अंदर आसानी से स्टोर किया जा सकता है। जो टिपिकल डोमेस्टिक वैक्यूम फ्लास्क होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे लिक्विड को कूल रखते हैं कम से कम 24 घंटे तक। और जो गर्म वाले होते हैं वो हमारे वाटर को गर्म रख सकते हैं 8 घंटे तक। वो हमारे लिक्विड फ्लास्क होते हैं जो हम डोमेस्टिकेट यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं। कुछ वैक्यूम फ्लास्क बच्चों ऐसे होते हैं जिसमें 1 या 2 फिटेड कप्स लगे होते हैं, जो किस लिए यूज किए जाते हैं, बेवरेजेस के लिए, या जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके कप में ही ड्रिंक कर लें। तो स्टूडेंट्स ये हमारा थर्मोफ्लास्क था। सो अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ते हैं। फर्स्ट आती है आपकी हीट। द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। हीट का मीन्स होता है एक बॉडी से एक एनर्जी का ट्रांसफर होना दूसरी बॉडी को, और उसकी हीट में डिफरेंस आना, वो हमारा हीट एनर्जी कहलाता है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। हमारी बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, उसकी डिग्री को मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर का यूज करते हैं। थर्मामीटर क्या है, द डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है, नापा जाता है, वो थर्मामीटर की हेल्प से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है सेल्सियस और सेंटीग्रेड, अ कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ यूनिट टेम्परेचर। सेल्सियस और सेंटीग्रेड क्या है, कॉमनली यूज्ड यूनिट है टेम्परेचर की। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट, अनदर कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट होती है टेम्परेचर की, जिसमें हम टेम्परेचर की डिग्री को मेजर करते हैं। नेक्स्ट आता है कंडक्शन, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंडक्शन का मीन्स होता है कि एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा मॉलिक्यूल्स का, बल्कि वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ पास की जा रही है, वो खुद मूव नहीं कर रही बल्कि वो वाइब्रेट कर रही है। नेक्स्ट है कन्वेंशन, जिसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, वाइब्रेट नहीं करते, वो कन्वेक्शन होता है। द मोड ऑफ हीट एनर्जी बाय द सर्कुलेशन और मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड और गैस। बच्चे जो कंडक्शन होती है वो सॉलिड में होती है और कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में की जाती है। नेक्स्ट आता है रेडिएशन, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच अ मटेरियल मीडियम इज नॉट नेसेसरी। रेडिएशन के लिए हमें कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, हम ये रेडिएशन जो होती है वेव्स के थ्रू ट्रेवल करती है। तो स्टूडेंट्स नाउ समिंग अप द चैप्टर, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार देख लेते हैं। The energy transferred from one body to another body due to temperature difference is called heat। बच्चों जो एनर्जी ट्रांसफर कर दी जाती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी को, टेम्परेचर डिफरेंस आता है उनमें, वही हमारी हीट कहलाती है। हीट क्या है हमने पढ़ा, एक फॉर्म की एनर्जी होती है जो मेजर होती है डिग्री हीट हॉटनेस और कोल्डनेस की, वो टेम्परेचर द्वारा मेजर कर दी जाती है। जो डिवाइस है मेजर करता है टेम्परेचर को, उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, जिससे हम अपना ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। जो कंडक्शन एनर्जी होती है वो ट्रांसफर कर दी जाती है वन मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को विदाउट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। मरकरी एक थर्मोमेट्रिक फ्लूइड होता है जो थर्मोमीटर में फिल करा जाता है। कन्वेक्शन एक प्रोसेस होता है जो हीट ट्रांसफर करता है एक हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। रेडिएशन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर कर दी जाती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से विदाउट नीडिंग एनी मीडियम। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं एक्सरसाइज, इट्स एक्सरसाइज टाइम। नाउ वी डू एक्सरसाइज ए, टाइपिंग द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। बच्चों इसमें आपको ओएमआर शीट गिवन है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसे डार्क करना है, सर्कल करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल दीज सर्कल्स। इट शुड बी डार्कन कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली। बच्चों आपको सर्कल्स को कंप्लीटली डार्क करना है, करेक्ट मेथड ये है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका द हाईएस्ट रीडिंग ऑन अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज। बच्चों हाईएस्ट रीडिंग कौन सी है जो हम
क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं उसकी हाईएस्ट रीडिंग कौन सी होती है? 42 डिग्री सेल्सियस। डी इज द राइट। नेक्स्ट है आपका सेकंड, दिस इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। बच्चों ह्यूमन बींग्स का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कौन सा होता है? जिसे हम कहते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इज द राइट। नेक्स्ट आपका थर्ड, द वाइडली यूज स्केल टू मेजर टेम्परेचर इज। बच्चों हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन से स्केल का यूज करते हैं? ज्यादातर हम सेल्सियस का यूज करते हैं। बी इज द राइट। नेक्स्ट है फोर्थ आपका, एस्किमोस लिव इन इग्लूज विच आर मेड ऑफ। बच्चों जो एस्किमोस इग्लूज में रहते हैं वो अपने इग्लूज किससे बनाते हैं? आइस ब्लॉक से, बर्फ के टुकड़ों से। डी इज द राइट। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, विच कलर एब्सॉर्ब्स द मिनिमम रेडिएशन। बच्चों कौन सा कलर कम से कम रेडिएशन एब्सॉर्ब करेगा? जो लाइट कलर होगा, तो कौन सा है वो? व्हाइट। इज द राइट। तो स्टूडेंट्स आपने कर ली है एक्सरसाइज है, अब हम करते हैं बी एक्सरसाइज, फिलिंग दी ब्लैंक्स। इसमें आपको फिलअप्स करने हैं, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। जो डिग्री होती है हॉटनेस और कोल्डनेस बताती है किसी बॉडी की, वो क्या होती है? हमारी हमारी यस टेम्परेचर। नेक्स्ट है सेकेंड, द टर्म्स हॉट एंड कोल्ड आर डैश टर्म्स। जो हॉट एंड कोल्ड है हमारी कौन से टर्म्स है? ये एब्सोल्यूट टर्म्स हैं। तो सेकंड हम फिल करेंगे एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट स्केल इज इंडिकेटेड बाय। फ़ारेनहाइट स्केल कौन क्या इंडिकेट करता है? कैसे इंडिकेट करा जाता है? डिग्री एफ। तो थर्ड है स्टूडेंट्स हमारा, हम इसे डिनोट करते हैं डिग्री एफ से, हम यहाँ लिखेंगे एफ। नेक्स्ट है फोर्थ, द थर्मोमीटर यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ डैश थर्मोमीटर। बच्चों किस थर्मोमीटर का हम यूज करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? वो होता है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। फोर्थ में हम फिल करेंगे क्लिनिकल। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, डैश इंश्योर्स दैट द मर्करी इन द थर्मोमीटर डज नॉट कॉन्टैक्ट बिफोर द टेम्परेचर हैज बीन रीड। बच्चों क्या इंश्योर्स करता है कि जो मर्करी है वो कॉन्टैक्ट ना करे? किंक। तो फिफ्थ में हम फिल करेंगे किंक। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज सी, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स वन। बच्चों आप कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आप उन्हें रीड करेंगे और आप बताएंगे कौन से ट्रू है, वहां पे आप टी लिखेंगे, जो गलत है फॉल्स है वहां पे आप एफ लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट हमारी एक एनर्जी का फॉर्म है। यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट है, इन अ थर्मल पावर स्टेशन हीट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मल पावर स्टेशन में हमारी हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट है, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। नो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा, ऑन सेल्सियस स्केल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सेल्सियस स्केल होता है वो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है पानी का वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी मेजर कर सकता है। नहीं, इट इज फॉल्स। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मेजर कर सकता है वो। नेक्स्ट है, इन अ स्टीम इंजन हीट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। स्टीम इंजन में जो आपकी हीट एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। यस इट इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स आपने अपने ट्रू एंड फॉल्स कर लिए हैं। इसी तरह आप अपनी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।